हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर ऐसे पेपर की जो बाबू आपके 2016 के एग्जाम में आए हुए हैं। और बाबू ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2016 का जो आपका 12th का एग्जाम हुआ था आर्ट्स का, उसमें लगभग 27 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए थे। और देखेंगे इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे सॉल्व हो रहे हैं, और बाबू जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे हम उसको पूरी तरह अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। बाबू वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बाबू वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे 2016 का ये 12th का ज्योग्राफी का पेपर, जिसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन सा है। कह रहे हैं विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन सा है। देखिए बात कर रहे हैं विश्व के बारे में, और कह रहे हैं विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन है। ऑप्शन ए स्वेज जल मार्ग, ऑप्शन बी वोल्गा जल मार्ग, ऑप्शन सी डेन्यूब जल मार्ग, ऑप्शन डी है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका का बाबू एक झील है जो विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग है, वो झील है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ध्यान रखिएगा। और बाबू ये मीठे पानी की झील है। क्या बोले अभी हम, यह मीठे पानी की झील है। इस तरह से पहला नंबर वो क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा जल मार्ग कौन सा है, तो वो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अभी क्या बोले हम, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और यह मीठे पानी की झील है, न कि खारे पानी की झील है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना हुआ है कि मीठे पानी की झील, ऐसा नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में वुलर झील जो बाबू हमारे यहाँ मीठे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है, तो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो कर है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। कर है चॉकलेट आप जो खाते हैं, डेयरी मिल्क आप जो खाते हैं, मतलब एल्पेनलीबे, इस सब मतलब जो मार्केट में आपको सामने जो आपको चॉकलेट दिखता है, उस चॉकलेट में ऐसे कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कहवा, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी चुकंदर, ऑप्शन डी कोको। ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ देख लीजिएगा, जैसे पपीता का बीज होता है वैसे कोको का एक पौधा होता है, और उस पौधे का जो फल होता है जब वो पक जाता है तो उसमें 20 से 30 छोटे छोटे मतलब दानेदार कण की तरह बीज होते हैं, और उस बीज को सुखाकर उसका बनता है पाउडर, जिसको कोको कहते हैं। और अब वो कोको का प्रयोग चाय बनाने के लिए, साथ ही साथ यह चाय पत्ती की तरह भी होता है, और इसका उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। बाबू चॉकलेट में कोको पदार्थ उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। क्या बोले अभी हम, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है सन 2000, सन 1923, सन 1998, 1975। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है भारत को इंटरनेट की सुविधा कब प्रदान हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1998 में, नवंबर, क्या बोले, नवंबर 1998 में, NOVEMBER, नवंबर 1998 में भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा बाबू प्राप्त हुई थी। तो बाबू भारत को इंटरनेट की सुविधा 1998 में प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। क्या बोले भैया, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क बोलते हैं इसको, तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम है, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा, जब मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी की पार्क की बात करें बाबू, तो यह एक निजी क्षेत्र का कारखाना है। क्या बोले, पहली बात कि यह एक निजी क्षेत्र का कारखाना है जिसकी स्थापना लगभग 1991 में की गई थी। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, जो चंडीगढ़ स्थित है, जो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है वहाँ पे स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। करे क्वेश्चन नंबर 5 विजयनगर इस्पात क्षेत्र कहाँ स्थित है। क्या बोले भैया, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, हम गलती से ऊपर बोल दिए हैं कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क निजी है, लेकिन बाबू सर ये भी निजी है। क्वेश्चन 5 में कर रहा है विजयनगर इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है बाबू, तब विजयनगर इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो एक लौह इस्पात संयंत्र है। क्या बोले, जो एक लौह इस्पात संयंत्र है। क्या बोले, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा विजयनगर इस्पात केंद्र
कर्नाटक राज्य में स्थित है। और बाबू कर्नाटक राज्य की कहाँ राजधानी है, तो कर्नाटक राज्य की राजधानी आपका बेंगलोर है। बेंगलोर को बाबू भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है 12th एग्जाम में कि भारत का सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन शहर किसे कहते हैं, बाबू भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को कहते हैं, जो कर्नाटक की राजधानी है। और विजयनगर इस्पात केंद्र इसी राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का है दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है। क्या बोले भैया, दुर्ग लौह इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है बाबू, तो दुर्ग लौह इस्पात केंद्र आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्या बोले, छत्तीसगढ़ में स्थित है दुर्ग लौह इस्पात केंद्र। और बाबू यह एक लौह अयस्क का भंडार है, यहाँ पे लौह अयस्क का भंडार है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का भंडार है, तो वो दुर्ग है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा दुर्ग लौह अयस्क केंद्र कहाँ स्थित है बाबू, तो दुर्ग लौह अयस्क केंद्र कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। ध्यान रखिएगा, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। 1/3%, 2/3%, 1/4%, 1/2%। ध्यान रखिएगा, इस तरह से यहाँ आंसर हो जाएगा भारत की कुल जनसंख्या का उत्तरी मैदान में बसने वाले लोगों की संख्या है 1/3%। क्या बोलें, 1/3% लोगों की जनसंख्या उत्तरी मैदान में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 8 का है विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन है बाबू, तो बाबू विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र है। और बाबू सेवा क्षेत्र के तहत पर्यटन आता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन है, तो वो पर्यटन है, जिसके तहत सेवा क्षेत्र भी आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर है। क्वेश्चन नंबर 9 कर है मसाई क्या है, एक कृषि उपज है, ऑप्शन बी एक जनजाति है, ऑप्शन सी एक चिकित्सक है, ऑप्शन डी एक मरुभूमि है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर रहा है कि मसाई क्या है बाबू, तो मसाई एक जनजाति है, ध्यान रखिएगा। और मसाई अफ्रीका की एक जनजाति है जो चलवासी पशुपालन करती है, जो चलवासी पशुचारण है। मतलब यह पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ये भ्रमण करते रहते हैं चारे पानी की खोज में। इस तरह से मसाई अफ्रीका की एक जनजाति है। इस तरह से समझेगा यह एक जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 10 का भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। सबको पता है बाबू, भारत में कुल 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 36 हो गए। ये क्वेश्चन बहुत व्यापक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर यहाँ हो जाएगा भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं, पाई जाती है। इसका आंसर यहाँ हो जाएगा करें निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। तो बाबू सड़क, नदी या नहर के किनारे रेखीय प्रकार की बस्तियां होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सड़क, नदी या नहर के किनारे रेखीय प्रकार की बस्तियां होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर। देखिए राजधानी जमशेदपुर शहर है, मथुरा एक सांस्कृतिक शहर है, मैसूर मतलब से ये मतलब सेवा क्षेत्र के तहत ये आता है मैसूर, आप वहाँ घूम सकते हैं। ये मतलब घूमने वाला जगह है। लेकिन बिहार की बाबू कहाँ राजधानी, पटना है, तो पटना एक राजधानी नगर है, ये आप ध्यान रखिएगा, पटना एक राजधानी नगर है। क्वेश्चन नंबर 13 का है इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा पटना एक राजधानी नगर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, तो पटना एक राजधानी नगर है। क्वेश्चन नंबर 13 का है निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब मानव भूगोल की बात करेगा बाबू और कहेगा मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है, तो बाबू मानव भूगोल से संबंधित इसमें से कौन नहीं है, तो मानव भूगोल से संबंधित क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं अवर्णन। लेकिन यहाँ आपका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो बाबू वो मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 14 का है निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन सबको पता है, जन्म है, मृत्यु है, ठीक है, प्रवास है। जन्म, मृत्यु और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के कारक हैं। आवास, घर,
जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा इनमें से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो बाबू जनसंख्या परिवर्तन का कारक आवास नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का है निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन डी एटकामा। तो ध्यान रखिएगा जब विरल जनसंख्या की बात करें, जब विरल की बात करें तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र ध्रुवीय प्रदेश है। सबको पता है भूमध्य रेखा के नॉर्थ, भूमध्य रेखा से साउथ जाने पर ध्रुवीय प्रदेश पड़ते हैं, जहाँ लोगों का बसाव बहुत कम होता है, जहाँ बर्फीले भालू पाए जाते हैं और वहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश लोगों के बसाव के लिए उतना सुलभ नहीं है जितना मैदानी क्षेत्र है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, ध्रुवीय प्रदेश है। और यहीं आपसे और ये पूछ दें कि मतलब कौन सा एक अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो वो हो गया दक्षिण पूर्व एशिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है विरल जनसंख्या वाला, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, तो ध्रुवीय प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। कर है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति बाबू निवास करती है। तो पहला ऑप्शन है पिग्मी, क्या करें, पहला ऑप्शन है पिग्मी, दूसरा है माओरी, तीसरा है बुशमैन, चौथा है इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा इनमें से सभी नहीं होगा। कालाहारी की बात करेगा बाबू तो अफ्रीका की एक जनजाति है जो है बुशमैन, अफ्रीका की एक जनजाति है बुशमैन जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। और ये बाबू कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका की एक मरुस्थल है जहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। और ये भी एक चलवासी, क्या बोले, यह भी एक चलवासी पशु चारण करती है। पशुओं के साथ ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान चारे पानी की खोज में भ्रमण करते रहते हैं। जब तक चारा पानी जहाँ रहा तब तक वहाँ रहेंगे, नहीं रहा तो फिर अपने पशुओं के साथ ऊँट बैल इस सब के साथ आदमी वो अपने स्थान को छोड़ देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 17 का है नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। देखिए नौ निश्चयवाद का है या रुको और जाओ का निश्चयवाद का, रुको और जाओ का निश्चयवाद का है, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बाबू नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक या रुको और जाओ के नीति किसने दी थी, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, जो अमेरिका के एक महान भूगोलवेत्ता थे। ध्यान रखिएगा अमेरिका के एक महान भूगोलवेत्ता होते हैं जिनका नाम होता है ग्रिफिथ टेलर, उनके द्वारा नौ निश्चयवाद की परिभाषा दी जाती है या रुको और जाओ की नीति का शुभारंभ किया जाता है। रुको और जाओ की नीति का शुभारंभ किया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा रुको और जाओ की नीति या नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का है निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। देख लीजिए प्राचीन नगर की बात करेगा तो कर है भोपाल, गंगानगर, पटना, जमशेदपुर। बाबू यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन एक प्राचीन नगर है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध की कभी राजधानी हुआ करती थी और आज भी मगध का बदला हुआ रूप बिहार है और बिहार की कहाँ राजधानी, तो पटना है, इसलिए पटना प्राचीन नगर की गिनती में आता है। ठीक है ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा इनमें से कौन प्राचीन नगर है, तो इनमें से पटना एक प्राचीन नगर है जिसकी बाबू जिसको बसाया था उदाइन ने, क्या बोले, उदाइन ने बसाया था, ये आप ध्यान रखिएगा। उदाइन ने इसको बताया था जो हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है इसके पिता का नाम अजातशत्रु है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हिस्ट्री का है कि आपको बता दे रहे हैं पटना को बसाने वाला उदाइन था। ठीक है गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन 19 है भारत में गेहूँ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो गेहूं का सबसे अधिक करता है उत्पादन। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा ऐसे आंसर यहाँ पे सबको पता है कि भारत में गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो वो कौन है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का है अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ। देखिए अंकलेश्वर क्षेत्र जो एक
तेल के लिए, ठीक, खनिज तेल के लिए जाना जाता है। यह अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है, तो अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन बी पुस्तकों का मुद्रण, ऑप्शन सी कागज निर्माण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा जब चतुर्थ क्रियाकलाप की बात करें, अब आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम पूछ देता है, उसमें वहाँ आंसर हो जाएगा पुस्तकों का मुद्रण, यह चतुर्थ क्रियाकलाप के तहत आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। देखिए जब रावत भाटा की बात करेगा तो अब रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान राज्य में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। जिसकी और कहाँ है राजधानी, जिसकी राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, जयपुर है, जिसे भारत का पिंक सिटी भी कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा रावत, र से रावत भाटा, र से राजस्थान। देख लीजिए र से रावत भाटा, र से राजस्थान, और रावत भाटा राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। कर प्रतिकर्ष और अपकर्षक कारक, देख लीजिए। तो ये सबसे पहली बात, प्रतिकर्ष और बाबू अपकर्षक कारक प्रवास के महत्वपूर्ण उत्तरदायी हैं, कारक हैं, ध्यान रखिएगा। प्रतिकर्ष और अपकर्षक कारक प्रवास के लिए जाने जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक, एक प्रतिकर्ष एक और अपकर्ष। मतलब जनसंख्या का अगर किसी मतलब सुविधा को देखकर किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होने का जो होता है रीजन, उसको बोलते हैं अपकर्ष कारक। और होता है प्रतिकर्ष, मतलब जैसे बाढ़ आ गया आपके शहर में, मतलब हर एक साल की तरह बाढ़ आ गया, महामारी फैल गई, ठीक है, तो आप उस क्षेत्र को छोड़ देते हो रीजन के साथ, उसको बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। तो ये प्रवास के दो कारक हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का है निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1939। ध्यान रखिए जब रेडियो की बात करेगा और रेडियो कार्यक्रम प्रकाशित करने की बात करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1923 में, ठीक है। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में किया गया था प्रकाशित। लेकिन जब वायु परिवहन की बात करें बाबू, तो वायु परिवहन की शुरुआत भारत में 1911 में हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। और अब हमने अभी बता भी दिया ऊपर में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1998 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का है निम्न में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा जब प्रथम परमाणु स्टेशन की बात करेगा तो बाबू प्रथम परमाणु स्टेशन रावत भाटा तारापुर में, क्या बोले, तारापुर में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा रावत भाटा तारापुर, प्रथम परमाणु स्टेशन तारापुर में स्थापित किया गया था बाबू। इस तरह से आपका क्या बोले अभी हम, आपका 2016 के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए थे 25 से 26 क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा चैप्टर वाइज अगर कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम निकलना सुनिश्चित है, क्योंकि बाबू प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन हुबहू आ जाते हैं, 10-12 ऐसे क्वेश्चन जो प्रतिवर्ष हुबहू लड़ जाते हैं। इस तरह से आप आज ने कवर कर लिया 2016 का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें से हमने देखा 27 ऐसे क्वेश्चन जो अभी इस एग्जाम में आए हुए हैं, अब जिनमें से 3 से 4 या 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। तो बाबू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाबू वीडियो को जाते समय शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी लाभ हो सके।